हाँ बच्चों, मैं आपको सबको एक बात बोल रहा हूँ कि आपका सब शेड्यूल है, सुबह सुबह से जल्दी उठना है, बाद में स्कूल जाना है, स्कूल का भी पढ़ाई करना है, स्कूल का मतलब स्कूल में रहना 5-6 घंटे, बाद में आप आते हो तो उसमें भी आप थक जाते हो, ट्रैवलिंग किया, किसी का ट्रैवलिंग है, किसी का दूर है, स्कूल चल के आना पड़ता है, बस से जो भी हो। और उसके बाद आपका कोई मतलब सेल्फ स्टडी का भी रहता है, थोड़ा रेस्ट लेना भी रहता है, खाना बनाना किसी का रहता है, या कोई काम भी होता है, के बाद में हमारा ये कोचिंग भी होता है, तो ये सब में आप एग्जॉस्ट हो ही जाओगे। लेकिन ना आपको आपका मन की जो शक्ति है ना वो बना के रखनी है, क्योंकि ये सबको ना सब ट्रबल तो आएंगे, सबको सब प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन उसमें जो खुद का साथ नहीं छोड़ेगा ना वही आखिर आखिर जो बाजी है ना वो जीत लेगा। बीच में कोई गिव अप नहीं करना है, नो गिव अप। ठीक है ना, तो हम लोगों को पेशेंस चाहिए, डटे रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात ना शुरू करना इजी हो जाता है, स्टार्टिंग करना इजी हो जाता है, और उसको खत्म करना भी इजी होता है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना या मेंटेन रखना इजी नहीं होता। तो हमको ये सब मेंटेन रखना है, आपका पढ़ाई तो ये हर हाल में करना है, हर हाल में मतलब हम लोग को पढ़ाई करना है। तो मुझे एक बताया कि आपका जो ये था ना मतलब सॉरी, दैट इज क्या बोल रहा था मैं, असाइनमेंट का था, वो कर लिया क्या सबने? ऑल 3 असाइनमेंट्स कंप्लीट किया क्या? नो सर। कितने किए? नो सर। एक 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 असाइनमेंट किसने किसने कंप्लीट किए, एक असाइनमेंट? हाँ बोलिए ना बेटा, हैंड रेस कर रहे तो बोलिए। ऋतु, हेलो। यस सर। हाँ बोलिए ना, कुछ हैंड रेस किया था। पंकज क्या हुआ आपका, कितने किए आप बेटा अपने असाइनमेंट? हेलो। यस सर। पंकज कितने किए असाइनमेंट? सर एक। बाकी का क्यों नहीं हुआ बेटा, क्या प्रॉब्लम था? सर टाइम नहीं था थोड़ा। हाँ हाँ, अभी एग्जाम चल रहे हैं क्या? हेलो। यस सर, एग्जाम है। आपके स्कूल का एग्जाम चल रहा है या हो गया है? सर अभी चल रहे हैं। ठीक है ठीक है। लेकिन ना आप ना करना है आपको, क्योंकि क्या है, मैं तो जितना चाहिए उतना दे दूंगा, कोई भी कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपको अगर लगता है कि आपको नीट होना है तो आपको हर चीज कंपलसरी हो जाती है बाद में। तो आपको टाइम मैनेज करना है, सब सब आपको करना चाहिए वो सब। हाँ अभी तो मैं यस नहीं बोल रहा सर। हूँ क्योंकि एग्जाम है तो ठीक है, लेकिन आपको एक पता होना चाहिए कि जो भी हो रहा है आपके भले की हो के लिए हो रहा है। ठीक है ना? यस नहीं सर। तो ऐसा नहीं है ना किसी को कि सर ने 3-3 एक्सरसाइज देगी तो कैसे कंप्लीट, ऐसा कुछ नहीं है ना आपका किसी का। हेलो। यस। यस नो सर। ऐसा है तो किसका, क्या सर ने बहुत सारे असाइनमेंट दिए तो इतना कब होगा, ऐसा नहीं है ना। नो सर। हाँ जितना भी आपको मतलब किया ना आपको कमी रहेगा, कमी रहेगा। हाँ तो वक्त पे करना है, आपको वक्त पे करना है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि टाइम में भी 8-9 मिनट हो गए। एंड स्टार्टिंग में टुडे लेक्चर, रिकॉर्डिंग भी शुरू है। ओके, सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन विद द लिविंग वर्ल्ड, और उनके हम लोगों ने पीवाईक्यू नीट और एम्स के भी कर लिए हैं। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर, उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी की बुक में, बायोलॉजी की बुक में, ये एक यूनिट है जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर आते हैं। इस पहला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा है बायोमोलिक्यूल, और तीसरा है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो उसमें से हम लोग पहला यूनिट मतलब चैप्टर जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसको सेलेक्ट किए हैं अभी के लिए, और वो हम लोग पढ़ेंगे साथ साथ, और उसका सब कंसेप्ट है ना एकदम क्लियर करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि लास्ट में जब हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को पढ़ा था, मतलब ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। तो हमें पता चला कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहीं ना कहीं कम से कम एक सेल तो होती है, क्योंकि बिना सेल के कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो जाता। और मेटाबॉलिज्म मतलब सब केमिकल रिएक्शन अगर नहीं हुए तो लाइफ नहीं है।
मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं है तो लाइफ नहीं है, और मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर ही हो सकता है, मतलब सेल है तो लाइफ है। ओके, सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है ना। तो क्या होता है डेफिनेशन सेल का? सेल इज अ फंडामेंटल, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, अंडरस्टूड, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो कोई भी ऐसा चीज जो एक सेल से छोटी हो, एनीथिंग विच इज लेस देन अ सिंगल सेल इज नॉट ए लाइफ। ओके, तो वायरस तो लिविंग केमिकल है, वो थ्रेशोल्ड पे है लाइफ के, लाइफ और नॉन लाइफ के बॉर्डर में है, क्योंकि उनके पास खुद का सेल नहीं है, इसलिए वो सेल नहीं कहते। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ही ये ना, मैंने एक लिखा है, चिन्ह लिखा, देखो सी लिखा है और सी के ऊपर पे बार डाला है, बार, उसका मीनिंग होता है विथ। अगर सी के सर पर ये बार है हॉरिजॉन्टल, तो उसका मतलब होता है विथ। और सर अगर सी के नीचे बार है, नीचे, अंडर, तो उसका मतलब है विच। तो कभी कभी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने इधर लिख के रखा है विथ और विच। ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट सबके पास कोई ना कोई सेल होता है, एक सेल होता है या ज्यादा सेल होते हैं। सो बॉडी के अंदर कितने सेल है, उसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हैं, या तो एक सेल है तो यूनिसेलुलर, और अनेक सेल है, मल्टीपल सेल है तो मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का और एक शब्द है, उसको बोलते हैं असेल्युलर। असेल्युलर मतलब क्या है कि सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, उसका एक ही सेल है, मतलब वैसे तो ए सेल्युलर का मतलब होता है नॉन सेल्युलर। इसका मतलब क्या है? यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्युलर, और उसका ही मतलब है नॉन सेल्युलर, तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि एक ही सेल है, मतलब एंटायर बॉडी सेल से, एक ही सेल से बनी है। मतलब इसको बॉडी भी बोलेंगे या सेल बोलेंगे तो सही होगा, बॉडी बोलेंगे तो भी सही होगा। इसका दूसरा मतलब है कि ये जो बॉडी है ना सिंगल सेल वाली, वो कोई अलग अलग सेल में नहीं ब्रेक हो गई है, इट इज नॉट ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल सेल, मतलब उसके भीतर कोई और सेल नहीं है, इसके लिए बोलते हैं असेल्युलर। बॉडी इज फर्दर नॉट डिवाइडेड इनटू एनी सेल, क्योंकि होल बॉडी एक कंप्लीट सेल ही एक बॉडी है, और बॉडी अलग अलग सेल में नहीं बटी है, तो उसको एक बोल सकते हैं एसेल्युलर या यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर में तो बहुत सारे सेल है। ओके, तो ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हो गया डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल। एक के हो गए यूनिसेलुलर या फिर हो गए मल्टी सेलुलर। ओके, और अगर सेल सिंपल है तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, अगर सेल कॉम्प्लेक्स है तो उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो कॉम्प्लेक्सिटी या सिंप्लिसिटी मेनली किस पे डिपेंड है? न्यूक्लियस पे। मतलब हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक है जो है ना, सिंपल सेल वाले, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, और ये सब यूनिसेलुलर हो जाते हैं। उसमें सब आते हैं मोनेरा। क्या आते हैं उसमें? हेलो, हेलो, मोनेरा। मेरा सर। आप है कि नहीं है? यस सर। यस अगर, सर। हाँ, अगर नीट करना है तो अब सोना नहीं है, सोना नहीं है, ठीक है ना। नीट करना है तो यस सोना सर। नहीं है, आपकी इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर हम लोगों को करना है ना तो बस करना ही है। चाहे मतलब कम से कम आपका शेड्यूल जो है ना, वो 12:30-1 बजे तक का रहना चाहिए, जिसमें आप लेक्चर अटेंड कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, और 5-6 घंटा तो आपको नींद मतलब इतना ही लेना चाहिए। क्योंकि अभी 10 बजे सो गए, 6 बजे उठ गए सुबह, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको नीट करना है, कोई मतलब कोई आम एग्जाम तो नहीं है, आम एग्जाम नहीं करना है, ठीक है। तो जिसको भी वो लग रहा है कि उनको नींद आ रही है, तो वो आपका फ्रेश मतलब फ्रेश होके आए, अपना अपना सिर पर पानी मार के आए और फ्रेश होके लेक्चर अटेंड करें, ठीक है ना। तो कोई सोना नहीं। तो हम लोग क्या देखा हम लोगों ने कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये उनके बॉडी में एक तो सिंगल सेल होती है या अनेक सेल होती है, दे आर आइदर यूनिसेलुलर और दे आर मल्टीसेलुलर, और देयर सेल इज सिंपल और देयर सेल इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, क्योंकि उनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन रहता है, न्यूक्लियस नहीं रहता। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस रहता है, कॉम्प्लेक्स सेल रहता है, और सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, बट यूकैरियोटिक है उनमें कोई यूनिसेलुलर है और कोई मल्टीसेलुलर है, ठीक है ना। इतना सबको क्लियर है? यस सर।
बहुत Yes, चैप्टर sir. Yes, sir. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। सो वी आर मूविंग अहेड। देखो, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेल का थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं ना, सेल को किसने देखा पहले। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना दिया उस टाइम में। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना लिया उन्होंने, और उन्होंने उस माइक्रोस्कोप के अंदर एक कॉर्क ले लिया। कॉर्क ले लिया। कॉर्क मतलब क्या होता है कि एक, Sal. सॉरी, हेलो, Yes. हाँ बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. हाँ, क्या बोल रहे थे? फिर गलत बोल दिया ने। क्या? कॉर्क। हाँ, कॉर्क तो आपने देखा है ना, आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ ली है ना, सेकेंडरी ग्रोथ वाला अगर चैप्टर देखा है ना। यस सर। हाँ, तो वो मैं उस अगर वो चैप्टर होगा ना, तो मैं उसको बताऊंगा उसमें। तो अभी सिर्फ इतना जान लो कि कॉर्क नाम का कोई सेल्स रहते हैं प्लांट के स्टेम के अंदर, बार्क में। प्लांट का बार्क रहते हैं ना, उसके अंदर कॉर्क सेल रहते हैं, वो डेड रहते हैं। तो उन्होंने क्या लिया कि स्पेनिश ओक ट्री ले लिया, एक ट्री, ये ट्री का नाम है, स्पेनिश ओक ट्री ले लिया। उन्होंने एक ट्री ले लिया, स्पेनिश ओक ट्री, और इसका कॉर्क निकाला, और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। सो व्हाट ही डिड, इन्होंने कॉर्क ले लिया स्पेनिश ओक ट्री का, और ही ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। उन्होंने उन्होंने क्या देखा कि माइक्रोस्कोप के अंदर जो कॉर्क थे ना, उनके अंदर ना ये ऐसे हनीकोम लाइक स्ट्रक्चर थे। हनीकोम लाइक स्ट्रक्चर थे, और ये नॉन लिविंग थे, क्योंकि कोई प्रोटोप्लाज्म तो उसमें नहीं था, न्यूक्लियस नहीं था, साइटोप्लाज्म नहीं था, मतलब कोई प्रोटोप्लाज्म उसमें नहीं था। ओके, तो सिर्फ वो उसका आउटलाइन था, आउटलाइन था। तो उन्होंने देखा कि कोई रूम रूम जैसा, मतलब कंपार्टमेंट जैसे होते हैं ना, रूम होते हैं या कंपार्टमेंट, वैसा स्ट्रक्चर उनको देखा, उन्होंने देखा। इसलिए उन्होंने बोला सेल्यूला। क्या बोला उनको? सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब होता है कंपार्टमेंट या रूम, मतलब कोई एक खाली जगह हो, कंपार्टमेंट हो, तो उसको सेल्यूला बोलते हैं। तो फिर सेल्यूला से एक वर्ड आ गया सेल। तो मतलब रॉबर्ट हुक ने बोला कि कॉर्क टिश्यू के अंदर, कॉर्क प्लांट के अंदर, सॉरी कॉर्क पार्ट जो है ना स्पेनिश ओक ट्री का, उसके अंदर कोई खाली कंपार्टमेंट है। मतलब ये लिविंग सेल नहीं है, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, सिर्फ सेल वॉल है। ओके, तो ही फर्स्ट डिस्कवर्ड द डेड सेल, ही डिस्कवर्ड द डेड सेल। ओके, डेड सेल, Yes, sir. डेड सेल। तो एक पूछेंगे कि हु इज द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सेल बायोलॉजी, तो वो है रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड सेल वॉल, तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कैसा सेल देखा था, लिविंग सेल या डेड सेल, तो उसको बोलना है डेड, यस सर। डेड सेल। ओके, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था कि एब्सेंट था, तो एब्सेंट था। प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट था कि एब्सेंट था, तो एब्सेंट था। वो सेल कैसी थी, लिविंग थी कि नॉन लिविंग थी, तो नॉन लिविंग थी। उसका अपीयरेंस कैसा था, हनीकॉम लाइक था। वो अंदर खाली थी या भरी हुई थी, खाली थी। उस कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया था, सेल्यूला। और सेल्यूला के आगे क्या हुआ, सेल। इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, थोड़ा फास्ट गया तो, लेकिन फास्ट गया ऐसे में रिवीजन किया तो आपको कैश हो जाता है ना, या नहीं हो जाता? आपको सब हो कैश जाता है। हो सर जाता है हो ना? जाता है। हाँ, ओके, डन डन। ओके, उसके बाद जो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंटन वैन लीवनहुक। और ये साइंटिस्ट ने फर्स्ट लिविंग सेल देखा, लाइव सेल देखा। मतलब अगर पूछा आपको कि पहला सेल किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक। पहला डेड सेल किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक। पहला सेल वॉल किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक। पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया, तो रॉबर्ट हुक। लेकिन उसको आपको पूछा कि पहला लाइव सेल किसने देखा, तो उसको बोलेंगे एंटन वॉन लीवेनहुक। ओके, एंटन यस। वॉन लीवेनहुक। और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। ये तो हम लोग और पढ़ेंगे जब हम लोग सेल और सेल साइकिल, सेल डिवीजन या न्यूक्लियस जो हमारा टॉपिक है ना, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस, उसमें पढ़ेंगे। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द ईयर 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन। एक्चुअली रॉबर्ट ब्राउन ने ना 1832 में ये न्यूक्लियस डिस्कवर किया था सेल के अंदर से, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है, इस आगे जाके लिखा है, आगे उस टॉपिक में लिखा है, मतलब लिखा है न्यूक्लियस के अंदर कि उसको 1831 में डिस्कवर किया। तो हम लोग एनसीईआरटी को मतलब
मान के चलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही हमारे एमसीक्यू बनेंगे। अगर एनसीईआरटी का कोई थोड़ा सा गलत भी है ना इन्फॉर्मेशन, तो उसके ही ऊपर एमसीक्यू बनने वाले हैं, कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। इसलिए एनसीईआरटी को ही हम लोग को प्रमाण मानना है। इतना सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो मैंने अभी फास्ट फास्ट जितने भी बोला ना आपको, वो सब एमसीक्यू बनते हैं कि पहला डेड सेल, पहला लिविंग सेल, पहला सेल वॉल, पहला पहला लिविंग सेल, सब सब जो है फादर ऑफ सेल बायोलॉजी या न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, सब पे एमसीक्यू बनते हैं, सब पे एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, आगे जाते हैं। तो इतना तो हम लोगों ने जान लिया कि सेल का हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पहला माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था रॉबर्ट हुक ने। बाद में ये जो एंटोन लीवन थे ना, उन्होंने भी खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। ओके। और धीरे धीरे अलग अलग माइक्रोस्कोप डिस्कवर किए अलग अलग साइंटिस्ट ने, और जैसे ही माइक्रोस्कोप का इन्वेस्टिगेशन होता गया, हम लोग ने सेल के बारे में ज्यादा और ज्यादा जान लिया। क्योंकि माइक्रोस्कोप में डेवलपमेंट और सेल के स्टडी की डेवलपमेंट वो पैरेलल है। जैसे ही माइक्रोस्कोप डेवलप होता जाएगा, सेल का स्टडी बढ़ता जाएगा। ओके। तो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ढूंढा, मतलब उसको रिसर्च किया, उसको इन्वेस्टिगेट किया, तो उससे हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। उसको बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनेलिस। क्योंकि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, उस सब ऑर्गेनेल को डिटेल में अंदर झांकना है, उनके अंदर क्या क्या बना है, प्रेजेंट है, सब पार्ट कौन से है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आप लोग लेबोरेटरी में यूज करते हो ना, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप होता है सिंपल वाला, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, उसमें हम लोग स्लाइड वगैरह देखते हैं। तो वो जो माइक्रोस्कोप है ना, उससे आप डिटेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ सकते। उससे आप सिर्फ सेल का आउटलाइन देख सकते हो, या मेन मेन पार्ट देख सकते हो, मतलब न्यूक्लियस का आउटलाइन देख सकते हो, या आप सेल डिवीजन भी देख सकते हो, लेकिन ऑर्गेनेल के अंदर का नहीं देख सकते। उसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत है। तो जैसे ही इन्वेंशन होते गए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, तो हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा डिटेल देख लिया सेल के अंदर का, कि व्हाट इज देयर इनसाइड द सेल। इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का Yes, sir. क्लियर है? पक्का क्लियर है 100%? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके, गुड गुड। अभी 9 बजे कौन सा लेक्चर था आपका? So Chemistry. chemistry. Chemistry का. ओके। उसको कितने कैंडिडेट थे, मुझे फिर से एक बार बोलेंगे? Yes, sir. कितने कितने बच्चे थे? 58. 51. 50, मतलब हाँ लगभग उतने ही है कि अभी कुछ बच्चे सोए भी होंगे ना, सोए भी होंगे। ठीक है, नो इशू, आप जागते रहो बेटा, क्योंकि अभी अभी आपने सोया तो आपको आगे सोना ही होगा। अभी आपने मतलब अब आगे आपको जागना होगा। अभी आपने जाग लिया तो बाद में आप आराम की नींद ले सकते हो। बराबर बोल रहे हो ना मैं? Yes, sir. या अभी अभी ये जो एज है ना बेटा, ये आपका जो एज है ना, वो बहुत स्ट्रगल करने का एज है, बहुत स्ट्रगल। ये अभी आराम करने का एज नहीं है। आपको नींद आती है क्या? आती है बेटा। अभी तो पहले तो मैं सो जाता था 10 बजे, तो मैं मेरी हैबिट ये है कि मैं जल्दी सो जाता था और जल्दी उठता हूँ। अगर मैं 10 बजे सो जाए ना, तो मैं 4:30 5 बजे उठता हूँ। अभी भी उठता है। लेकिन अभी क्या होता है कि 11:30 वगैरह बज जाते हैं ना, तो मैं 6:30 7 तक उठ जाता हूँ। मतलब तो भी 6 बजे उठता ही जाता मैं। या आप धीरे धीरे करो। देखो इसका एक तरीका होता है ना, मैं 1 मिनट में बताऊंगा आपको। अगर आदत नहीं है पढ़ाई की तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आदत नहीं होना पढ़ाई की या हार्डवर्क की तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि मेरी आदत अच्छी होनी चाहिए, तो मुझे ज्यादा लंबा पढ़ना है, लंबे घोड़े मतलब रेस का घोड़ा बनना है। तो इसके लिए क्या करो आप लोग, मतलब एक आपने ऐसे दिया कि आज के दिन ना मैं 10 घंटा पढ़ाई करूंगा। मतलब आज मैं रेगुलर मैं 9 बजे 10 बजे सो जाता हूँ, 11 बजे सो जाता हूँ। तो आज मैंने मतलब ठान लिया कि मैं 1 बजे तक पढ़ लूंगा। और आपने 1 बजे तक पढ़ा,
आज पढ़ा कल पढ़ा, लेकिन आपका जो नींद है ना, शेड्यूल है ना, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया है। वो बायोलॉजिकल साइकिल रहता है, सर्कैडियन रिदम उसको बोलते हैं, कि कब नींद नींद लेना है, कब उठना है, ये एक रिदम होता है हमारे बॉडी का। और ये हमारा ब्रेन या हमारा एक कुछ ब्रेन का हिस्सा कंट्रोल करता है, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है ना। तो अगर आए एक दो दिन आप मतलब ऐसे जाग जाएंगे, एक दो मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन उसका जो नींद है ना, उसके 2-3 दिन बाद आप ज्यादा सोओगे दिन में, लेक्चर में सो जाओगे या क्लास में सो जाओगे, या मतलब जिधर ही बैठे हो बस स्टैंड पे, वही वहीं पे अपने मतलब नींद लिया थोड़ा सा ऐसा, और फ्रेश नहीं लगेगा। तो क्या करना है, ओके, उसके लिए क्या करना है, एक तरीका बता देता हूँ मैं आपको। अगर सपोज 10 बजे सोने की, मतलब 10 बजे तो नहीं, सपोज सपोज एक करता हूँ कि आप 10 बजे सो जाते हो, तो आप क्या करो, 4 दिन के लिए 20-20 मिनट सिर्फ बढ़ाओ, 20 मिनट, 10:20 10:20 तक, ऐसा मतलब 20 मिनट बढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं। 15 मिनट बढ़ाओ, 10:15 में 4 दिन, 10:15 10:15 हुआ। तो ये आपको थोड़ा सा प्रोग्राम हो आपका ब्रेन कि मैं 15-20 मिनट और जा सकता हूँ। उसके 4 दिन बाद आप क्या करो कि और 15 मिनट बढ़ाओ, 10:30 10:30 तो आपका ब्रेन फिर से थोड़ा धीरे धीरे तैयार हो रहा है। और उसके बाद और 15 मिनट, उसके 4 दिन में तो 11:45, उसके बाद और 15 मिनट तो 11। तो एक एक 15-20 दिन में आप 11:30 12 बजे तक जाग जाओगे। और आपका ब्रेन भी आप मतलब कोऑर्डिनेट होगा आपका बॉडी के फंक्शन, और आपका सर्कैडियन साइकिल जो है ना, वेकफुलनेस और स्लीपनेस का, वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ा रहेगा। ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके यस ओके, सर। तो ऐसे धीरे धीरे आपका आपको प्रोग्राम करना है। अगर आपको मतलब ना, मतलब पढ़ने में बहुत ये होता है ना, मतलब मैं भी ऐसा नहीं था कि बाबा बैठा और 4-4 घंटे मैंने पढ़ लिए, तो मैं भी थोड़ा सा बोर रहता था। तो मैं क्या करता था, मैंने बुक पढ़ ली कि हमारा ब्रेन कैसे पढ़ता है। ये टीचर था तो भी मैं मतलब अभी मतलब टीचर तो बहुत साल से मैं हूँ, लेकिन पहले पहले टीचर था तो भी मैं मुझे मतलब कंटिन्यू पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट मतलब ये होता था, बोर रहता था। तो मैंने पढ़ लिया कि आखिर ये हमारा ब्रेन कैसे पढ़ता है, व्हाट इज द फिजियोलॉजी और व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ आवर ब्रेन, हाउ इट्स लर्न। तो मैंने उसमें पढ़ा उस बुक में कि जो जो कि साइंटिस्ट ने उनमें इन्वेस्टिगेशन करके लिखा है। तो उन्होंने देखा कि हम लोग को मतलब ये बोरिंग तो नॉर्मल है हमारा, बोरिंग और बोर होना, किसी भी चीज से बोर होना नॉर्मल है। क्योंकि अगर हम लोग बोर हो रहे हैं, तो बोरिंग का जो फीलिंग है वो हमारे में है, इसका मतलब है कि इवोल्यूशन में वो नष्ट नहीं हुआ है फीलिंग बोरिंग का। तो हमारे में बोरिंग का फीलिंग है, मतलब कुछ ना कुछ उसका यूज भी है। तो क्या है कि एक कोई चीज ना रिपीट रिपीट करके अलग एक साथ करके आप लोग मतलब थक जाते हो, आपका ब्रेन थक जाता है। तो क्या करना है, सपोज आपने अभी शुरू किया पढ़ाई, तो 40 मिनट्स पढ़ाई करो, 40 मिनट्स, कोई भी सब्जेक्ट का 40 मिनट्स पढ़ाई करो, 5 मिनट ब्रेक ले लो। उस ब्रेक में आप आपका म्यूजिक सुन सकते हो, ठीक है ना, कोई मतलब अच्छा टीवी देख सकते हो, या किसी से बात कर सकते हो फोन पे, या मतलब घर के घर में जो रहते हैं ना भाई बहन सब जो लोग, दोस्त वगैरह, उससे बात कर सकते हो 5 ही मिनट से, 5 ही मिनट। बाद में फिर से आप मतलब सब्जेक्ट बदल भी सकते हो, या सेम सब्जेक्ट भी रख सकते हो। फिर से 40 मिनट पढ़ाई किया, फिर से 5 मिनट हमने ब्रेक ले ली, ठीक है। और ऐसा रिपीट करते गए, ऐसा रिपीट करते गए, ऐसा रिपीट करते, ऐसा करते करते आपका पढ़ाई हो गया कुछ सपोज 2 घंटे, और अभी आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है या 15 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है ना। तो आप चार्ज भी रहेंगे और आपका मतलब बोर भी नहीं हो गया। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। हेलो, यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस 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 सर। सुन नहीं रहे ना अभी, यही पढ़कर नो सुनकर। सर। ओके, हाँ हाँ, ठीक है, आप कर सकते हो। मैं अगर तो मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ता था पहले, तो मैं स्ट्रगल करके करके मैंने सब अचीव कर लिया, तो आप भी तो कर ही सकते हो बेटा, आप कर ही सकते हो। हाँ, कुछ भी, कोई अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, ऐसे मैं तो मानता हूँ। अगर मतलब मैं तो बहुत ऐसा स्टूडियस नहीं था कोई कभी, तो मैंने भी हार्ड वर्क सीख लिया। मैं हार्ड वर्कर भी नहीं था शुरू में, लेकिन पहले मैंने जबरदस्ती हार्ड वर्क किया, बाद में मेरे को वो पसंद आने लगा। ठीक है ना, पढ़ाई के लिए हार्ड वर्क, बाकी किसी के लिए नहीं, ठीक है ना। तो बाद में हम लोग आते हैं सेल थ्योरी पे। तो क्या हुआ कि 1838 में एक साइंटिस्ट थे, जर्मनी के बोटेनिस्ट, उनका नाम था श्लीडन, माल्थिया श्लीडन। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्लांट का टिश्यू ले लिया, और टिश्यू को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिया। तो माल्थिया श्लीडन इन 1838 ही वाज अ जर्मन बोटेनिस्ट,
he observed that plant tissues are composed of cells. उन्होंने देखा कि प्लांट का जो बॉडी है, टिश्यू है, उसके अंदर कोई सेल है, तो उन्होंने बोला कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कुछ उसी दौरान मतलब 1839 में और एक साइंटिस्ट थे थियोडर श्वान, वो तो ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। पहले जो थे ना श्लीडन, वो थे जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, और ये थे ब्रिटेन के जूलॉजिस्ट। तो ये जूलॉजिस्ट थे, तो जाहिर सी बात है ये एनिमल पे स्टडी करेंगे, और वो पहले तो वो बॉटनिस्ट थे, वो तो जाहिर सी बात है वो प्लांट पे बात करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट का टिश्यू भी देख लिया और एनिमल का टिश्यू भी देख लिया। श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने एनिमल का सेल भी देख लिया माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसके साथ साथ उन्होंने प्लांट सेल भी देख लिया माइक्रोस्कोप के अंदर। और उन्होंने किस पे वर्क किया, आउटर लाइन पे। उन्होंने एक नोट किया, ये श्वान ने, जूलॉजिस्ट ने, कि एनिमल सेल जो है ना, उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो पतला सा है, थीन है। एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, थीन लेयर है, बहुत ही पतला सा है। और प्लांट सेल में है ना, वो थीन लेयर तो है, पतला सा लेयर है साइटोप्लाज्म के बाहर, और उसके भी बाहर एक कोई थिक लेयर है। मतलब उन्होंने देखा कि साइटोप्लाज्म इन एनिमल इज कवर्ड बाय अ सिंगल थीन लेयर, बट इन केस ऑफ प्लांट दिस थीन लेयर इज आल्सो कवर्ड बाय थिक लेयर। मतलब एनिमल के सेल के बाहर, मतलब सेल को सराउंडिंग कौन करता है, थीन लेयर, और प्लांट को सेल को कौन सराउंड करता है, थीन लेयर करता है, और उसको भी एक लेयर, थिक लेयर सराउंडिंग करता है। आज के जमाने में हम लोग जो थीन लेयर है ना, उसको बोलते हैं आउटर थीन लेयर इन एनिमल सेल, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज वन मोर थिक लेयर, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। मतलब उन्होंने बोला कि उन्होंने सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का टर्म नहीं दिया, उन्होंने ये शब्द नहीं यूज किए, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने बोला कि प्लांट सेल के बाहर, थीन लेयर के बाहर भी एक लेयर है, और एनिमल के सेल में ओनली थीन लेयर है, ठीक है ना। बाद में पता चला कि वो थीन लेयर है, असल में प्लांट और एनिमल दोनों में जो है साइटोप्लाज्म के बाहर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लांट में इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और भी एक लेयर है, उसको सेल वॉल बोलते हैं। ओके, तो श्वान ने क्या किया कि एक हाइपोथेसिस या थ्योरी प्रपोज की। उन्होंने बोला कि एनिमल और प्लांट दोनों की जो बॉडी है ना, वो दो पार्ट से बनी है, सेल से बनी है और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बनी है। ओके, सो बोथ ऑफ देम टुगेदरली, मतलब श्लीडन ने क्या बोला था कि प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, श्वान ने क्या बोला कि आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल इज थिन and outer layer of plant cell is thick. ओके, ऐसा बोला, और दोनों ने एक साथ क्या एक थ्योरी प्रपोज की, और उसमें बोल दिया उन्होंने, दे प्रपोज दैट कि प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। सो उन्होंने क्या बोला, श्लीडन एंड श्वान ने थ्योरी फॉर्मुलेट की, उस थ्योरी का नाम है सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी में क्या आता है, उन्होंने क्या प्रपोज किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है ना, वो दो चीज से बनी है। एक चीज तो सेल्स तो है, और सेल के साथ सेल के प्रोडक्ट्स भी है। सेल कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बाहर के एनवायरनमेंट, मतलब अपने आउटसाइड छोड़ देते हैं। तो सेल के प्रोडक्ट्स और खुद सेल, ये दोनों से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है। ये तो दोनों की सेल थ्योरी थी। ओके, बट उन्होंने ये नहीं बोला कि सेल्स कैसे बने, एनिमल या प्लांट के बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो सेल्स है वो कहाँ से आए। तो they told that कि body of the plant and animal or living organism is made up of cell and product of the cell, but they did not clear कि how cells came into existence, सेल्स का अस्तित्व कैसे बना, सेल्स कैसे बन गए इस पृथ्वी पर, सेल कहाँ से आए, या ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल्स कहाँ से आते हैं, ये तो ये बोल नहीं सके। ओके, तो उसमें बाद आता है 1855 में रुडोल्फ फर्चो ने क्या बोला कि जो भी सेल है ना, वो सेल डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने की वजह से नए सेल बन जाते हैं। नए सेल इन टर्न बाद में भी डिवाइड करते हैं, और वो भी अपने नए सेल्स पैदा करते हैं। मतलब जो क्वेश्चन था ना कि सेल कहाँ से आए, उसका आंसर दिया रुडोल्फ फर्चो ने बोला कि सेल्स आर प्रोड्यूस और फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके,
पहले सेल से ही सेल बनते हैं। और कैसे बनते हैं? बाय सेल डिवीजन। मतलब ओरिजिनल सेल थ्योरी थी श्लीडन और श्वान की, उसमें ओरिजिन ऑफ सेल नहीं बताया था, मतलब सेल्स कैसे बनते हैं एनिमल या प्लांट के बॉडी में, ये नहीं बताया था। तो उसको ऐड किया रुडोल्फ वर्च्यू ने। तो ये फिर सेल थ्योरी मॉडिफाइड हो गई। तो किसने मॉडिफाइड की? वर्च्यू ने मॉडिफाइड की। तो अगर अब क्या बोलते हैं हम लोग कि ये जो स्टेटमेंट है ना पहला वाला, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, इट वाज गिवन बाय श्लीडन एंड श्वान। ओके, और इट दिस ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये बोलता है वर्च्यू। सो श्लीडन और श्वान प्लस वर्च्यू की थ्योरी को बोलते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी। इतना सबको क्लियर है? यस सर। Yes. मैंने रुका नहीं बात बीच में, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं तो पूछ लें। कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट? क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है। पक्का क्लियर है? Yes. ओके ओके। तो Yes, sir. इस चीज में ना कौन सा क्वेश्चन रह जाता है आपके दिमाग में? क्या आएगा कि एक तो हम लोग बोलते हैं कि एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी है, सेल के प्रोडक्ट से बनी है, और फिर वर्च्यू नाम के एक साइंटिस्ट बोलते हैं कि सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं, सेल डिवीजन होता है और उससे नए सेल्स बनते हैं। तो इससे कौन सा क्वेश्चन रह जाता है माइंड में? कोई बताएगा? सर प्लांट में सेल बॉडी होती है और एनिमल में क्यों नहीं होती? क्या बोल रहे हैं आप? हेलो? प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल में क्यों नहीं होती? एनिमल में क्या होता है ना, एनिमल में स्केलेटन होता है, स्केलेटन वो बॉडी को सपोर्ट करता है, और प्लांट में ऐसा स्केलेटन नहीं होता, तो बॉडी को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए बॉडी को खुद सपोर्ट चाहिए, तो सेल का जो सेल वॉल है वो हार्ड रहता है, वो सेल को सपोर्ट देता है। ठीक है? और एनिमल को सपोर्ट की जितनी जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बॉडी में बाकी के स्केलेटन होते हैं, मतलब हार्ड स्ट्रक्चर देने के लिए बोन होते हैं, या कार्टिलेज होते हैं, या और कुछ पार्ट होते हैं, एक्सोस्केलेटन होते हैं या एंडोस्केलेटन होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन होते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ। तो अभी Yes, मैंने sir. क्या पूछा कि ये जो हम लोगों ने बोला ना, मैंने बोला कि वर्च्यू ने बोला कि सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में? सर ये फर्स्ट सेल कब बना था, मतलब कैसे हाँ, बना? वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन आएगा ना, तो ठीक है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल कैसे बना, मतलब सेल सेल से बनता है। तो पिछले पीछे 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 जाते जाए तो हम लोग बोला कि आज का सेल ये कुछ पहले सेल के बना है, तो पहला सेल किसी और सेल से भी बना होगा ना। तो ऐसे पीछे पीछे जाए तो हम लोग को ये बात पता चलती है। तो पृथ्वी पर जब लाइफ तैयार हुआ ना, तो पहला सेल नहीं था, तो पहले तो केमिकल थे। तो केमिकल में इंटरेक्शन हो गया और बड़े केमिकल बन गए, मॉलिक्यूल, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बने, मतलब प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। और उनमें जब इंटरेक्शन हो गया तब बना सेल। तो ये तो प्री एग्जिस्टिंग सेल कैसे बना? तो इसका आंसर है इवोल्यूशन में। किस में आंसर है? इवोल्यूशन में। ओके, मतलब वो खुद ये भी नहीं जानते थे वर्च्यू, कि उन्होंने एक तो माना कि ठीक है, तो सेल में डिवीजन होता है और नए सेल बन जाते हैं एनिमल के और प्लांट के बॉडी के अंदर, लेकिन एकदम से पहले सेल कहाँ से आया उसका आंसर तो खुद उन्होंने नहीं दिया। बाद में इवोल्यूशन से पता चला कि सेल्स कैसे आए। ठीक है ना? वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स वो तैयार हो गए थे कुछ प्रोसेस की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से सेल के बाहर, और उनमें कुछ इंटरेक्शन हो गए और नॉन सेलुलर लाइफ से सेलुलर लाइफ बन गया। ओके, और वहां से पहला सेल बना, और आज के सभी सेल उसी सेल के डिवीजन का नतीजा है। क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. कोई डाउट है अभी तक? नो सर। No, sir. ओके ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेल थ्योरी। हम लोगों ने देखा सेल थ्योरी में क्या देखा कि plant body is made up of cell, animal body is made up of cell, and in case of animal and plant, the outer line in animal is thin, outer line in addition to thin is thick in plant. ओके, तो उसको हम थिन को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थिक को बोलते हैं सेल वॉल आज के जमाने में। ठीक है ना?
ये तो हम लोग बोलते हैं आज के जमाने में। बाद में हम लोगों ने ये भी देखा कि सॉरी मैडम, ओके, वर्चू ने देखा, बोला कि सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। ठीक है, अभी देखते हैं सेल का ओवरव्यू। कोई भी सेल हो ना, कोई भी सेल, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, एनिमल हो, प्लांट हो, तो कोई भी सेल का एक खासियत है कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म तो है ही है सब सेल के अंदर। तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, देखो, अगर सेल का ये मेम्ब्रेन है ना, ये इस पे ये भी आना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन भी आना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। मतलब सेल वॉल तो कंपल्सरी नहीं है, प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में नहीं होता। तो सेल मेम्ब्रेन है, ये तो सपोज सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कंटेंट है ना, वो सेमी फ्लूइड है, मतलब एकदम फ्लूइड भी नहीं है, एकदम सॉलिड भी नहीं है, सेमी फ्लूइड है, जेल जेल जैसा है। और वहां पे मैक्सिमम सेलुलर एक्टिविटी होती है। एनसीईआरटी में उसको बोला है मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। मेन एरिना का मतलब एरिया ही है, एनसीईआरटी ने कुछ अलग वर्ड यूज किया है, एरिना। एरिना का मतलब एरिया ही है, एरिया। सो एनसीईआरटी कहती है कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल का, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एनिमल, प्लांट, तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स से बना है, और वो मेन एरिया है, मेन एरिना है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी होती है और केमिकल रिएक्शन होते हैं। और उसका नतीजा ये हो जाता है कि सेल लिविंग रहता है। अगर सेलुलर साइटोप्लाज्म के अंदर एक्टिविटी नहीं हुई, केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, तो सेल जिंदा नहीं बचेगा, जिंदा नहीं रहेगा। अगर कोई एक्टिविटी रुक जाती है तो सेल की डेथ हो जाती है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन तो सब सेल के अंदर है, सब सेल के मतलब सब सेल का कवरिंग है। प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोटिक है, फंगा है, कोई भी है। ओके, तो सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होते, बट एनिमल प्रोटिस्ट मतलब प्रोटोजोआ में नहीं होते। सेल वॉल प्लांट में रहते हैं, प्लांट प्रोटिस्टा में रहते हैं। ओके, फंगाई में रहते हैं, बैक्टीरिया में भी रहती है सेल वॉल। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम तो सबके सेल में होता है, मतलब न्यूक्लियस तो सबके सेल में नहीं होता, न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में नहीं होता है, यूकैरियोट में होता है। सब ऑर्गेनेलिस जो है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, वो यूकैरियोट में होती है, प्रोकैरियोट में नहीं होती। लेकिन राइबोसोम जो है ना, वो राइबोसोम कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। अभी ये मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है हम लोग बाद में देखेंगे, अब इतना जान लो कि राइबोसोम के बाहर कवरिंग का कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अगर that is not surrounded by membrane, then it is called as non-membrane bound या membrane non-membranous organelle। तो राइबोसोम ऐसे ऑर्गेनेल है कि उसको मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं, that is not covered inside the membrane। ओके, तो राइबोसोम is present in the prokaryotic cell, it is also in the eukaryotic cell। और साइटोप्लाज्म में रहता है, किसके साइटोप्लाज्म में रहता है राइबोसोम, इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट के अंदर भी रहता है साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट के अंदर भी रहते हैं साइटोप्लाज्म में। और प्लांट सेल जो है ना, स्पेशल यूकैरियोटिक सेल, उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम मिलता है। और एनिमल, प्लांट या कोई भी यूकैरियोटिक सेल है ना, उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी आपको राइबोसोम दिख जाता है। और यूकैरियोटिक सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जिसको हम आरईआर बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर भी आपको दिख जाता है राइबोसोम। तो राइबोसोम किस में है, साइटोप्लाज्म में है, प्रो और यूकैरियोटिक। प्लांट की क्लोरोप्लास्ट में है, प्लांट के साइटोप्लाज्म में है। एनिमल और प्लांट की क्लोरोप्लास्ट सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में है, साइटोप्लाज्म में है। और एनिमल, प्लांट या कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके सरफेस के ऊपर भी राइबोसोम मिल जाते हैं। तो इतना क्लियर हो रहा है आपको, Yes, sir. Yes, sir. या फास्ट हो रहा है थोड़ा? No, sir. No, sir. No, sir. इतना इतना तो स्पीड चलेगा ना आपको, Yes, sir. Yes, sir. डेफिनेटली। Yes, sir. Yes, sir. बाकी के सब बच्चे बोलते नहीं यार, सब बच्चों को बोलना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, आप sir. एक काम कर सकते हो, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। हाँ निशांत, आप बेटा क्या बोलना चाहते हो निशांत?
डॉट डॉट के मुझे समझ में नहीं आया। निशांत बेटा, हेलो, कुछ नहीं तो ऐसे टाइप किया। कुछ नहीं तो ऐसे टाइप किया। ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान रखो अभी, ध्यान रखो, ध्यान रखो। मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि मैं धीरे धीरे आपको स्टडी टेक्निक, स्टडीज की स्किल भी बोलता जाऊंगा, लेकिन आपको यूज करने हैं, सिर्फ सुन के छोड़ना नहीं है। दूसरा मैं क्या बोल रहा था कि आप ना जब स्कूल से आते हो ना, तो आप थोड़ा सा टाइम, एक आधा घंटा सो जाओ, तो बाद में आपको फ्रेश लगेगा। हाँ, किसने हैंड रेज किया? अभिषेक बोलो ना, क्या बोल रहे हो? सर राइबोसोम से भी कर दो। हाँ करो जरा रिपीट। तो राइबोसोम ऐसे ऑर्गेनेल है दैट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। लेकिन ये राइबोसोम है ना, वो प्रोकैरियोट में हो या यूकैरियोट में हो, बैक्टीरिया में हो या यूकैरियोट में हो, वो तो मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। और ये किस किस में प्रेजेंट है? तो चाहे वो प्रोकैरियोट हो या चाहे वो यूकैरियोट हो, उसके अंदर के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और प्लांट में या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो होता है ना, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट रहते हैं ना, उसके अंदर भी राइबोसोम होते हैं। और कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया है यूकैरियोटिक सेल का, उसके अंदर भी राइबोसोम मिलते हैं। और कोई भी यूकैरियोटिक सेल के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबका? यस ठीक है, यस सर। यस यस सर। सर। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी बाकी का जो ज्यादा है ना, ओवरव्यू में हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग प्लांट और एनिमल सेल को कंसिडर करने वाले हैं, बैक्टीरियल सेल को भी पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग ओवरव्यू देखते हैं, ओवरव्यू इन जनरल। तो कोई भी आप ले लो सेल का शेप एंड सेल का साइज, तो सब सेल का शेप सही एक ही होता है या एक ही होता है क्या? सब सेल जो है, ऑल सेल्स, यस सर। उनका शेप और साइज सेम ही होता है क्या? नो सर। क्यों नहीं नो होता? सर। आपको पता, कुछ आइडिया है व्हाई द सेल्स आर नॉट हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज? क्यों हो सकता है ये ऐसा? सभी का फंक्शन अलग अलग होता है। सॉरी, सभी का अलग होता है। क्यों अलग होता है? लेकिन क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? फॉर्म डिफरेंट सर उनके फंक्शन। फंक्शन से अलग होते हैं। एग्जैक्टली, उसके फंक्शन अलग है। जैसे कि देखो कि नर्व सेल है ना हमारे बॉडी के अंदर, न्यूरॉन नर्व सेल, वो सबसे लंबे सेल है ना, क्योंकि क्या क्यों लंबे है? क्योंकि उनको दूर दूर तक नर्व इम्पल्स भेजना है, नर्व इम्पल्स दूर दूर तक भेजना है। ये आरबीसी होते हैं ना ह्यूमन के, वो कैसे होते हैं? राउंड एंड बाइकॉन्केव। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज्यादा हीमोग्लोबिन उनको यही करना है, मतलब रखना है, एकोमोडेट करना है, तो बाइकॉन्केव हो जाते हैं। और न्यूक्लियस नहीं है इसलिए बाइकॉन्केव हो जाते हैं। ठीक है ना? तो स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेल्स, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है वो? माइकोप्लाज्मा। ओके, माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट, इट इज अ बैक्टीरिया, इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। ये ऐसा सेल है कि सब से छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइक्रोप्लाज्मा। उसका डायमीटर लेंथ होता है 0.3 माइक्रोमीटर। ओके। और डायग्राम जो है ना, आप यस सर। एनसीईआरटी का बुक भी खोल के रखोगे तो आपको, कि डायग्राम वगैरह मैंने बताया नहीं, उसमें टाइम जाता है, और डायग्राम में कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप, मैं एक सजेस्ट करता हूँ कि आपका एनसीईआरटी आपके सामने होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार एनसीईआरटी में देखो। अब मैं जब बोलता हूँ ना अभी डायग्राम देख लो एनसीईआरटी में, तो आप देख सकते हो उस टाइम डायग्राम एनसीईआरटी में। ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला कि माइकोप्लाज्मा का पीपीएलओ क्या होता है? पीपीएलओ मतलब प्लूरो न्यूमोनिया लाइक लाइक ऑर्गेनिज्म। 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 उनमें से एक है माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना? उनमें से एक है माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ से। तो पीपीएलओ जो है ना जनरल, उसका साइज जो होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर रहता है। और उनमें से जो माइकोप्लाज्मा है ना, उनका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। और सबसे बड़ा वाला सेल कौन सा है? सिंगल सेल सबसे बड़ा वाला, ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच नहीं है, ऑस्ट्रिच का एग होता है, वो सबसे बड़ा वाला सेल है। उसका उसका डायमीटर होता है 17 सेंटीमीटर। ये याद रखना जरूरी नहीं है, जितना एनसीईआरटी में इतना ही याद रखो तो काफी है। ठीक है? और लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सा है वो तो नहीं दिया एनसीईआरटी में, लेकिन मैं बोल सकता हूँ
कि लार्जेस्ट प्लांट सेल है, एक अलगा है ग्रीन कलर का, उसका नाम है एसिटाबुलारिया, उसका साइज है 10 सेंटीमीटर। कितना साइज है उसका? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आप इतना ही देखो कि लार्जेस्ट सेल कब से, मतलब लार्जेस्ट प्लांट सेल बोले तो एसिटाबुलारिया, लार्जेस्ट एनिमल सेल बोले तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, और लार्जेस्ट ओवरऑल सेल बोले तो भी एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो शेप एंड हाँ बैक्टीरिया का भी साइज है ना, वो जब डायग्राम दिया है ना आपको, साइज ऑफ बैक्टीरिया की डायग्राम दी है ना, उसमें दिया है 1 to 2 माइक्रोमीटर, और जो लिखित है ना रिटर्न, उसमें दिया है 3 to 5 माइक्रोमीटर। ओके, तो ये दोनों डेटा आप याद रखना। और वायरस तो सेल नहीं है, लेकिन उसका साइज देख सकते हैं, वायरस तो बहुत छोटा होता है, उसका साइज होता है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, लेकिन वो सेल नहीं है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया, डायग्राम में ही दिया है उसको। डर इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस, ओके। सो सेल का जो फंक्शन होता है वो वैरी होता है, और अलग अलग फंक्शन को करने के लिए उनका शेप भी अलग अलग होता है। जैसे कि कोई सेल जो है वो डिस्क लाइक होता है, कोई सेल तो पॉलीगोनल रहता है, कोई सेल तो कॉलमनार रहता है, कोई क्यूबॉइडल रहता है, कोई थ्रेड लाइक रहता है, कोई इरेगुलर भी रहता है। सो शेप ऑफ द सेल इज डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, व्हाट दे आर डूइंग। सेल्स दो टाइप के हैं, आपको पता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना, वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें सब बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल आइदर सिंगल सेलुलर रहते हैं या मल्टीपल सेलुलर रहते हैं। ठीक है ना, और उसमें प्रो का मतलब क्या है? प्रो मतलब प्रिमिटिव या ओल्ड, प्रिमिटिव या ओल्ड, एंशंट, एंशंट भी बोल सकते हैं आप, प्रिमिटिव बोलो, ओल्ड बोलो, एंशंट बोलो, एक ही मतलब है। मतलब उनके अंदर जो न्यूक्लियस है, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब क्या है? कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। Nucleus. तो प्रोकैरियोट में जो कैरियन एक्चुअली नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ट्रू वाला न्यूक्लियस नहीं है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, बोलते हैं डीएनए को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोट में मतलब ट्रू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यू का मतलब है ट्रू, और न्यूक्लियन का, सॉरी, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। ये तो आपको पता है अभी। इतना डन है सबको? Yes, sir. यस सर। डेफिनेटली। आपको अगर Yes, sir. आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, पानी की तरह साफ हो रहा है, तो आप थम्स अप कर सकते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप थम्स अप कर सकते हैं। यस, ओके, यस, कम ऑन फास्ट, ओके। बाकी के बच्चों का क्या हो रहा है अभी, समझ में नहीं आ रहा है क्या किसी को? तो मुझे बोल सकते हैं बेटा, कि मेरा ये तो रहता है कि हर बच्चे को, मतलब ऐसे नहीं कुछ 4-5 बच्चे जो है बोलने वालों वाले, या जो अच्छे हैं मतलब पढ़ाई में, उनको ही समझ में आए, सबको समझ में आना चाहिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है, आना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, तो मैंने तो किसी को नहीं बोला ना कि आप लोग मत बोलो, आप लोग ही बोलो। तो आप अपने साइड से, मैं तो सबसे सबसे बात करता हूँ, तो आपका जिम्मेदारी भी बनता है कि आप हर लोग मेरे से बात करो, रिएक्ट करो, कोई टाइप करो, या कोई मतलब क्वेश्चन पूछो या आंसर दो सबको। हाँ, नहीं तो किसी को लगता है कि ये कुछ गिने चुने बच्चे ही बोलते हैं, और सर उनको मतलब उनको समझ में आया तो आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। ऐसा नहीं मेरे को अगर कोई बोलता नहीं ना, समझ में नहीं आया, तो मेरे को लगता है समझ में आया तो मैं आगे जाता हूँ। तो आप बोल देना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, नो इश्यू। ऐसा है कंपल्सरी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ये बहुत बेस्ट पढ़ा रहा हूँ तो सबको समझ में आना ही चाहिए। ऐसा कोई जबरदस्ती तो नहीं है मेरे साथ, मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई मतलब लग रहा है कि सर आप और भी बेटर कर सकते हो, तो आप बोल सकते हैं मेरे को। ठीक है ना? हाँ भैया, निशांत बेटा ये तो मत बोला ऐसे लोग, किसी को मतलब क्या है ना, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है ना। तो कोई नहीं बेटा, कोई नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम। आप हम लोग सिर्फ आप अपने अपने ना काम पे फोकस करना चाहिए, अपने अपने काम पे फोकस करना चाहिए। दूसरा कौन क्या कर रहा है, कौन सो रहा है, कौन पढ़ाई नहीं कर रहा है, उससे हम लोग
अब देखो पहले तो ज्यादा बच्चे थे, अभी 10-15 बच्चे कम लग रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि उनको किसी का एग्जाम चल रहा है तो मेरे को मैसेज, लेकिन फिर भी कोई बच्चे सपोज नहीं आ रहे हैं या आके भी सो रहे हैं ना, तो ये तो मतलब, ये तो इसका मतलब ये तो इनकी भी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं उनके लिए, हमारी तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। तो जो भी हर मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि बाबा ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा मत करो आप, कि उसका ये जो आपको बहुत अच्छा, हमारे टाइम में तो इतना प्लेटफॉर्म कहाँ पे हो जाता, और फिर मुफ्त का तो कभी कुछ नहीं मिलता था। अभी जो हो रहे हैं ना, तो आपका वो सही सही यूटिलाइज करो, आप मैक्सिमम यूटिलाइज करो बच्चे लोग सब लोग, ठीक है। ओके, तो जिनको जो करना है वो करो, लेकिन मतलब मैं ऐसा इंडिविजुअली नहीं बोलता किसी को, लेकिन सबको थोड़ा सा ये करना चाहिए कि पार्टिसिपेट तो होना चाहिए, सबको पार्टिसिपेट होना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए, आंसर देने चाहिए, जो भी है कमेंट करना चाहिए रिगार्डिंग द स्टडी ओनली, कमेंट एंड एवरीथिंग क्वेश्चन, बाकी की कोई बात नहीं होगी हमारी। आपका लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, या कोई आपको काउंसलिंग चाहिए, तो आप मुझे लिख सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, नो इश्यू, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, 2-3 मिनट ही बचे हैं हमारे लेक्चर के, तो यस विल कंटिन्यू दैट, ठीक है। तो हमने हमने देखा कि सेल्स दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना, वो क्या है कि सपोज ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मैंने निकाला है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है और उसमें सेल वॉल वगैरह होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे, लेकिन ये सेल है, साइटोप्लाज्म है, और उसके अंदर ये डीएनए है, डीएनए है जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और ये यूकैरियोटिक सेल है, उसकी साइटोप्लाज्म के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इधर फर्क क्या है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके डीएनए के बाहर कोई कवरिंग नहीं है, कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल है ना, उसके डीएनए के बाहर, उसके क्रोमोसोम के बाहर क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है। तो अगर न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं यूकैरियोट। क्या बोलते हैं उसको, यूकैरियोट। यूकैरियोट्स। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप है तो उसको बोलते हैं यूकैरियोट। अगर वो नहीं है तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव कैरियन, मतलब ओल्ड टाइप का न्यूक्लियस, हालांकि एक्चुअल न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट, इधर न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस प्रेजेंट। कितना सबको पता चला? यस सर। यस सर। हाँ, अभी अभी देखो ये जो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस के बिना जो डीएनए है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव या ओल्ड या एंशिएंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस। सो ट्रू न्यूक्लियस तो एब्सेंट है, ओके। और उसके अंदर मेन जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। मेन जेनेटिक मटेरियल उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड, ठीक है ना। उसको और कोई शब्द है जैसे कि उसको जिनोफोर भी बोलते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस मतलब नॉन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बोलते हैं, फाइब्रिलर न्यूक्लियस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें एक ही डीएनए होता है, सिंगल डीएनए होता है, वो सर्कुलर रहता है। सर्कुलर का मतलब क्या है कि हम लोग ऐसी डायग्राम पकड़ गए, एक सेल निकाला और उसके सेल के अंदर एक सर्कल निकाला, ये डायग्राम गलत नहीं है, सर्कुलर डीएनए। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कोई डीएनए एक्चुअली ऐसा परफेक्टली सर्कुलर नहीं रहता है ना, वो तो ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा और उसका एंड खुला नहीं रहता। तो सर्कुलर का मतलब है कि उसका एंड खुला नहीं रहना चाहिए, देयर इज नो एंड, देयर इज नो फ्री एंड, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक में ये सर्कुलर डीएनए नहीं है, यूकैरियोटिक में सर्कुलर डीएनए नहीं है, ओके। यूकैरियोट का डीएनए है ना, वो लीनियर है। कैसे है वो, लीनियर, मतलब उसका एंड फ्री है, एंड ऐसे फ्री है। ये अगर दिख नहीं रहा है कि सब डीएनए एक दूसरे में ऐसे मतलब ना अटक गए हैं ना, इसलिए दिख नहीं रहे हैं, लेकिन सबका डीएनए का एंड जो है ना, दोनों एंड है वो फ्री है, ठीक है। और इसमें ऐसा एंड ही नहीं है क्योंकि सर्कुलर डीएनए, ओके, ये फर्क है इतना। तो इतना सबको क्लियर है? यस। यस सर। यस। ठीक है, ठीक है, आगे का हम लोग बाद में देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। ओके सर। यस ओके, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक, मिलते हैं।
थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। Good night, sir. Good night, sir. गुड नाइट बेटा सबको, गुड नाइट। थैंक यू दीक्षित बेटा, थैंक यू। स्वीट ड्रीम सबको, स्वीट ड्रीम।